नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड प्राइम की बड़ी खबर से। भारत चीन बॉर्डर पर क्या हलचल मच रही है, यह आप सभी जानना चाह रहे होंगे। तो उत्तराखंड में भारत और चीन बॉर्डर पर हाई अलर्ट है, यह हम आपको बता दें। उत्तराखंड से लगी हुई सीमा पर क्या कुछ हलचल है, वो सब हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सीमावर्ती चौकियों पर आईटीबीपी और सेना की तैनाती है। पिछले 2 दिनों से लगातार सेना की मूवमेंट बढ़ रही है। बाड़ा होती, नेलांग वैली, भैरों घाटी, माणा, इन सभी जगहों पर चौकसी बढ़ गई। लद्दाख की घटना के बाद से चीन की हर एक हरकत पर नजर है। चीन वो देश है जो इससे पहले कई बार इस तरह की हरकतें कर चुका है। अपने हेलीकॉप्टर्स को भेजना हो या भारतीय सीमा में अपनी तंबू गाड़ देना हो, और वहां पर बॉर्डर पर कई बार जो स्थानीय लोग हैं, चाहे माणा गांव के लोग हों या सीमावर्ती गांव के लोग हों, वो आंख, नाक और कान का इस्तेमाल भी वो भी बनते हैं। बहरहाल अजीत सिंह राठी हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, जो आपको और ज्यादा अपडेट्स देंगे, जानकारियां देंगे। अजीत, आप बताएं, आप पहले तो इस वक्त कहां पर मौजूद है और किस तरह के हलचल आज आपको देखने को मिल रही है, या बीते कुछ दिनों से जो गतिविधियां चल रही थी उसके बाद आज कुछ अंतर आया, क्योंकि लगातार बैठकें भी चल रही हैं चीन के साथ, बातचीत भी लगातार हो रही है। राजीव, देखिए, मैं पिछले 2-3 दिन के भ्रमण के बाद मैं आज देहरादून लौटा हूँ और जो इनपुट वहाँ से मिला है वो आपके साथ साझा करता हूँ कि उत्तरकाशी से लेकर के पिथौरागढ़ तक चाइना और पिथौरागढ़ से लेकर चंपावत के टनकपुर तक नेपाल बॉर्डर की सीमा हमें अपनी निगरानी में रखनी होती है। हमारी फोर्सेज, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज वहाँ खड़ी हैं। चाइना बॉर्डर पर आईटीबीपी रहती है, तो नेपाल बॉर्डर पर सशस्त्र सीमा बल एसएसबी रहती है। तो वो सब अभी फ्रंट पर हैं और पिछले दिनों आपने 3-4 दिन का घटनाक्रम देखा होगा किस तेज़ी के साथ आईटीबीपी और एसएसबी की अतिरिक्त कंपनियों को, टुकड़ियों को वहाँ भेजकर, एक एक्स्ट्रा फोर्स भेजकर वहाँ मोर्चे को और मजबूत बनाया गया, उनको और स्ट्रेंथन किया गया। उसके अलावा फिर हम एबीपी गंगा ने दर्शकों को ये भी दिखाया कि किस तरह से आर्मी का मूवमेंट हो रहा है। आर्मी बिल्कुल ऑपरेशनल मूड में है और जहाँ पर बॉर्डर पुलिस हमारी खड़ी है अपनी सरहद की निगरानी के लिए, तो वहाँ उसके ठीक पीछे बैकअप लिए आर्मी खड़ी है। तो चूंकि आर्मी थोड़ा दूर रहती है, लेकिन अभी आर्मी को उन्हीं बेस कैंप के पास भेज दिया गया है जो बॉर्डर पुलिस के बेस कैंप है। तो वो पूरे संसाधनों के साथ हमारी सेना और हमारे जो सशस्त्र बल जो हमारी सरहद की निगरानी करते हैं, तो उनको पूरी मजबूती प्रदान करने के लिए आर्मी उनके पास जाकर खड़ी हो गई है। ऐसी जैसे अगर किसी भी तरह से ऐसी कोई स्थिति आती है कि जो हमारी बॉर्डर फोर्सेज है उनको पीछे करके आर्मी को आगे फ्रंट लेना होगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसके साथ ही जो इंटरनल सिक्योरिटी है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपने स्तर पर जो अपनी इंटेलिजेंस होती है या जो बॉर्डर वाली जो अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की जो पुलिसिंग है उसको अलर्ट किया है। और उसको अलर्ट करने के बाद जो थोड़े एक जो इंटेलिजेंस से इनपुट आते हैं, आसपास के जो गांव हैं उनमें क्या माहौल है क्या नहीं है, अपनी एक सिक्योरिटी एक तरह से पूरी मजबूत कर दी है। आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर भी हमारी उत्तराखंड सरकार ने एक एहतियातन पूरी पुलिस महकमे को अलर्ट पर रखा हुआ है। और बॉर्डर पर आप देख ही रहे हैं जिस तरह का एक नज़ारा लद्दाख वैली की घटना के बाद आ रहा है। आपके पास इस बीच रक्षा विशेषज्ञ कमर आगा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमर आगा साहब, उत्तराखंड में जो परिस्थितियां हैं वो और ज्यादा मुश्किल इसलिए हो गए हैं क्योंकि चीन के साथ भी सीमा लगती है, नेपाल के साथ भी सीमा लगती है। नेपाल कठपुतली बना हुआ है, लेकिन एक स्पष्ट मैसेज भी देने की कोशिश है कि जब हम चीन के सामने नहीं झुक रहे हैं तो नेपाल क्या चीज है। आप गलत को अगर सही करने की कोशिश करेंगे तो हम झुकेंगे नहीं। नहीं राजीव साहब, आपने बिल्कुल सही बात कही। ये है कि लेकिन नेपाल के साथ हमारे डिफरेंट रिश्ते हैं। वहाँ पे एक बहुत बड़ा समुदाय है जो भारत को सपोर्ट करता है, और चाइना के अंदर अलग सिचुएशन है, बिकॉज चाइना के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। वहाँ पे तो एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, वो जो तय कर लेती है। उसमें भी पॉलिट ब्यूरो जो डिसाइड करता है, और पॉलिट ब्यूरो में भी जो जनरल सेक्रेटरी होता है, पॉलिट ब्यूरो का हेड जिसे प्रेसिडेंट भी कहते हैं, वही जो कुछ तय करता है। वहाँ पे एक ही आदमी के हाथ में रहता है और चंद लोग उसके साथ होते हैं। फर्क है दोनों जगहों की स्थिति में। और दूसरी बात ये कि जहाँ तक सवाल है डील करने का इन दोनों नेशन की, भारत की सेना काफी सक्षम है, वो उनसे डील कर सकती है। और हम लोगों ने पहले भी चाइना से पिछले 45 साल से डील कर रहे हैं, आने वाले समय से भी में भी हम लोग हमें प्रॉब्लम नहीं है डील करने के लिए। मगर ये इस तरह की जो हरकत हुई है ये गलत है, ये बहुत अफसोसनाक है। इस तरह उम्मीद करते हैं कि आइंदा नहीं होना चाहिए। चाइनीज आर्मी का जो बिहेवियर था वो बहुत वो सभ्य नहीं था।
जिस तरीके से मारा, जानवर भी इस तरीके से नहीं हत्याएं करता जिस तरीके से इन्होंने की है। ट्रेंड आर्मी से नहीं बिहेव करती। जी सर, मैं आपसे उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियां और जिस तरह से उत्तराखंड की सीमाएं लगती है, चाहे वो नेपाल के साथ लगती हो चाहे वो चीन के साथ लगती हो, वो कितनी बदली है, कितना अंतर उसमें, चाहे वो जो सिक्किम है या अरुणाचल में है या जो हिमाचल में है या जो कश्मीर में, तो कितना अंतर है उत्तराखंड से जो सीमा लगती है? क्या हम यहाँ पर तो ये सारा एरिया हिली एरिया है, हिली एरिया है। इसमें बीच बीच में ट्रैक्स होते हैं, वैलीज हैं, तो टेरेन एक ही सा है, बट डिफरेंस इतना है कि लद्दाख में काफ़ी ऊंचाई पे है, वहाँ पे टेम्परेचर -50 भी हो रहता है और सांस लेना भी मुश्किल होता है, ऑक्सीजन की भी कमी होती है, वहाँ पे सोल्जर्स को ऑपरेट करना बहुत मुश्किल होता है। इन जगहों पे भी मुश्किलात आती हैं क्योंकि रास्ते पहाड़ी एरिया होता है, लेकिन यह है कि यहाँ पे बहुत सी सुविधाएं हैं। सर, आप लगातार आप चीन की गतिविधियों को देख रहे हैं और भारत उस पर किस तरह का रिएक्शन दे रहा है, ये भी आप देख रहे हैं, और नेपाल में क्या हो रहा है ये भी आप बहुत बारीकी से मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि अब तनाव घटने की ओर आगे बढ़ रहा है? और ये भी सर सवाल है कि नेपाल कब तक कठपुतली की तरह बिहेव करेगा, कब तक वो चीन की कठपुतली की तरह अब बिहेव करता रहेगा? देखिए, असल में इस समय जो वहाँ पार्टी सत्ता में है वो कम्युनिस्ट पार्टी है, आइडियोलॉजिकली उनका गठबंधन है, समर्थन है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को, लेकिन बाकी लोगों का ऐसा विचारधारा नहीं है वहाँ के ऊपर। तो ये तो जब तक हैं पावर में ये इस तरह की हरकतें करते रहेंगे, उम्मीद रखनी चाहिए कि ये करते रहेंगे, लेकिन ये है कि कंसिस्टेंट हरकत करना उनके इंटरेस्ट में नहीं होगा, इसलिए मैं समझता हूँ उनको थोड़ी जल्दी ही समझ में भी आ जाएगा। जहाँ तक चाइना का सवाल है, हाँ वो एक डिफरेंट स्टोरी है, उसके लिए डील करना अलग से होगा, और ये कि इस तरह की सिचुएशन हमेशा नहीं रह सकती, न चाइना के इंटरेस्ट में है यदि नहीं है, और मैं समझता हूँ कि उन्हीं ने भी बार बार रिपीट कर रहे हैं, कह रहे हैं बातचीत के माध्यम से करेंगे। बड़ी बड़ी बातें जरूर उन्होंने शुरू में की हैं, लेकिन वो नहीं है, जंग तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। जो कुछ भी मसले होंगे बातचीत से ही संभव है, क्योंकि हमने देखा इससे पहले जो जंग हुई थी अफगानिस्तान में, अमेरिकन ने कि तालिबान को सत्ता से हटाया मगर अपने ऑब्जेक्टिव को नहीं पूरा कर पाया, अब उन्हीं से बातचीत कर रहे हैं। इराक में रिजीम चेंज हुई, वहाँ पे भी उनके ऑब्जेक्टिव नहीं पूरे। यमन की वार सऊदी अरेबिया लड़ रहा है, उसको वहाँ पे भी उसको कोई अभी तक उपलब्धि नहीं मिल पाई। तो सीरिया के हालात आप देख रहे हैं, जंग अगर होगी तो बहुत भयानक होगी, और ये जानता इसमें कोई शक नहीं। सर, मैं एक और चीज आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो ऊपरी सदन है नेपाल का, वहां से भी नक्शा पास हो गया है, यानी कि आप कानूनी अमली जामा पहनने की ओर बढ़ गए हैं आगे, तो अगला स्टेप नक्शा पास और उसको वहां के राष्ट्रपति मोहर भी लगा देते हैं, तो उसके बाद आपको अगला स्टेप क्या लग रहा है? नेपाल क्या स्टेप उठा सकता है, या सिर्फ वो सिर्फ दिखाने के लिए सब कार्रवाई कर रहा है चीन के कहने पर? भाई, ये एक टेंशन बिल्डअप करना बॉर्डर के ऊपर एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है इनकी, नेपाल की, पाकिस्तान की, चाइना के साथ मिलके। ये चाहते हैं कि भारत की सेना चारों तरफ डिप्लॉय रहे, एक इंडियन इकोनॉमी पे उसका पैंडेमिक के साथ साथ एक बड़ा असर पड़ेगा, और ये है कि ये एक कोशिश है। अब देखते हैं, इसमें मैं नहीं समझता कि इनको कामयाबी मिलेगी, एंड बाद में इनको जल्दी ही इनको वहां से हटना पड़ेगा, क्योंकि भारत अगर अपना डिप्लॉयमेंट बढ़ाएगा या कुछ करेगा तो इनके लिए डील करना मुश्किल हो जाएगा। कमर आगा साहब, आपका एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कमर आगा रक्षा विशेषज्ञ, उन्होंने आपको हर एक पहलू के बारे में समझाया कि चीन ये क्यों कर रहा है तो नेपाल ये क्यों कर रहा है, और युद्ध विकल्प है या नहीं है, ये सब उन्होंने समझाया। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजीत राठी भी जुड़े हुए हैं। अजीत, ये टेंशन बिल्डअप करने की कोशिश है, रक्षा विशेषज्ञ भी यही मान रहे हैं कि नेपाल के बस का कुछ तो नहीं है, लेकिन वो एक टेंशन बिल्डअप करने की कोशिश है, और वो डायरेक्टली तो नेपाल वो इशारों में कर रहा है, वो चीन की तरफ से दरअसल ये कर रहा है। तो इस कोशिश को, उसके टेंशन बिल्डअप को भारत कैसे ले रहा है? हल्के में ले रहा है, या फिर जिस तरह की टेंशन दिख रही है उस हिसाब से डिप्लॉयमेंट है सेना की, जैसे चीन बॉर्डर पर है? राजीव, देखिए, आपको याद होगा कि जब प्रचंड कमल दहल नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे तो उनको भी प्रो चीन माना जाता है, तो उन्होंने भी एक नक्शा अपनी लोकसभा से, अपनी पार्लियामेंट से पास किया था, जिसमें पूरे उत्तराखंड को उन्होंने
नेपाल के नक्शे में दिखा दिया था। तो ये सब चीज़ें तो कागज़ पर उकेरने से या पार्लियामेंट में पास हो जाने से नहीं चलती। फिजिकल चीज़ें बिल्कुल एकदम डिफरेंट होती हैं और जो भौतिक रूप से हम जिन चीज़ों को देखते हैं वो कागजों में बिल्कुल अलग होती है। प्रचंड कमल दहल जो नक्शा पास करके गए थे उसका आज तक उससे कोई पूछने वाला नहीं है। आज एक दूसरा नक्शा पास हुआ जिसमें पिथौरागढ़ के 3 अलग अलग स्थानों को नेपाल में दिखाया गया है। तो जो हस्त्र प्रचंड कमल दहल की सरकार द्वारा जो पास किए गए नक्शे का हुआ वही इस नक्शे का होने वाला है। हमारी मिलिट्री वहाँ खड़ी है, हमारी आईटीबीपी एसएसबी के जवान वहाँ मोर्चा लिए खड़े हैं, पूरे हिमालय जैसे अपने बुलंद इरादों के साथ वहाँ खड़े हैं। तो ऐसा इतना आसान नहीं है नेपाल के लिए। ये डिप्लोमेसी चीन की जरूर हो सकती है पीछे से, और है भी, हो नहीं सकती है भी। वो एक जैसा अभी रक्षा विशेषज्ञ कमर आगा साहब ने बताया कि एक टेंशन बिल्डअप करने की एक टेक्निक होती है ताकि इन सब चीज़ों से हलचल मची रहे, और जो एक जिसको हम घेराबंदी कर रहे हैं वो मुल्क कई फ्रंट पर बिजी रहे और उनका काम आसान होता रहे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। जी अजित, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो जिस तरह से हिमालय खड़ा है अडिग, जिस बुलंदी से वो खड़ा है उसी बुलंदी से हमारे जवान भी बॉर्डर पर तैनात हैं। इधर चमोली में स्थित भारत चीन सीमा के पास में नीति गांव, जो कि बॉर्डर पर आखिरी गांव भी है, और यहाँ पर रहने वाले ग्रामीणों को सेना की द्वितीय रक्षा पंक्ति भी कहा जाता है। इन लोगों ने भी झड़प के बाद चीन के खिलाफ आक्रोश जताया। यहाँ पर लोगों ने प्रदर्शन करते हुए चीन के खिलाफ नारेबाजी की। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम गांव के सभी लोग चीन के निर्मित सामान का विरोध करते हैं। चाइना मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इंडिया जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। चाइना धोखेबाज, चाइना धोखेबाज, चाइना। अभी मैं मौजूद हूँ भारत चीन की सीमा पर लगे भारत की तरफ के सबसे अंतिम गांव नीति गांव में, और मेरे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर लोग हैं जो कि यहाँ के मूल निवासी हैं, जो कि 6 महीने यहाँ पर रहते हैं, और इनसे जान लेते हैं किस तरह का माहौल यहाँ पर है, किस तरह की लगातार सेना की आवाजाही यहाँ पर बढ़ रही है। जी देवेंद्र सिंह राणा जी, किस तरह का माहौल यहाँ पर बना हुआ है? यहाँ अभी जो माहौल हमारा यहाँ पर जो परसों की घटना है उससे रिलेटेड यहाँ पर सब लोग बहुत आक्रोशित हैं गांव वाले कि ये चाइना की कैसे हिम्मत होगी कि वो इंडिया पर अटैक कर रहा है। ये जो दोहरी नीति जो चल रहा है, अभी हम कुछ दिन पहले हमने न्यूज़ सुना था कि वो हमसे समझौता कर रहा है, अभी वो जो है अटैक कर रहा है। तो ये दोहरी नीति वो चल रहा है, ये उसकी चलेगी नहीं। उसको अभी तक ये एहसास, उसको ये पता नहीं है कि इंडिया, भारत की जो सेना है, तीनों अंग, ये कितने सक्षम है कि किसी को भी जवाब देने के लिए बहुत सक्षम है। इसलिए वो हिम्मत न करे कि इंडिया की तरफ आंख उठा कर देखने की भी हिम्मत न करे। लेकिन हमारे गांव वाले स्पष्ट बोल रहे हैं कि पीछे चाइना है, तो हमें भी अलर्ट रहना है। तो सभी लोग अपनी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। चीन और भारत की तनातनी के बीच गांव वाले पूरे अलर्ट मोड पर हैं और तैयार भी हैं। अगर चीन भारत पर किसी तरह का कोई दुस्साहस करता है तो पूरी तरह, जो यहाँ के बुजुर्ग हैं, यहाँ के लोग हैं, यहाँ की महिलाएं हैं, पूरी तरह चीन पर अगर मैदानी जंग होती है चीन के साथ, पूरी तरह तैयार है हमला करने के लिए। लक्ष्मण सिंह राणा, एबीपी गंगा, नीति गांव। पिथौरागढ़ में चीन से लगते इलाके में सेना ने चौकसी बढ़ा दी। कालापानी लिपु पास क्षेत्र में भारत काफी निगरानी बरत रहा है। दरअसल पिथौरागढ़ में चीन और नेपाल 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पड़ती हैं। नेपाल के साथ भी फिलहाल भारत के संबंध अच्छे नहीं, इसलिए उस इलाके में भी पूरी निगरानी बरती जा रही है और चीन और नेपाल सीमा पर सेना और आईटीबीपी गश्त कर रही है। पिथौरागढ़ में जो है 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारे जनपद से लगी हुई है। इसमें नेपाल ईस्ट पूरी तरफ जो है नेपाल की सीमा है और उत्तर दिशा में चाइना का सीमा लगा हुआ है, और समस्त स्थानों पर जो है संबंधित जो हमारा सुरक्षा दल है, इसमें आर्मी की तैनाती सुचारू ढंग से गश्त चल रही है। इसके अलावा नेपाल सीमा पर हमारा एसएसबी के माध्यम से तैनाती पूर्ण रखा गया है और वर्तमान में किसी भी तरीके से कोई भी अप्रिय घटना की सूचना कहीं से भी प्राप्त नहीं हो रहा है और सौहार्दपूर्ण तरीके से गश्त का कार्रवाई भी किया जा रहा है। एक बड़ी खबर हरिद्वार से मिल रही है। कांवड़ यात्रा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर, कोरोना का साया मंडरा रहा है कांवड़ यात्रा पर। यह बहुत बड़ी खबर है। इस बार ये जानकारी मिल रही है, सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि कांवड़ यात्रा नहीं होगी। कांवड़ यात्रा नहीं होगी, ये बहुत बड़ी खबर है, छोटी खबर नहीं है, बहुत बड़ी खबर है। कोरोना की वजह से कांवड़ यात्रा करवा पाना थोड़ा मुश्किल है, ये बहुत बड़ी खबर है।
कांवड़ यात्रा में हजारों लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो कांवड़ लेकर पहुंचते हैं। विनोद हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। विनोद बताइए, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस खबर से जुड़ी हुई? विनोद, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है हमारे सहयोगी से संपर्क हमारा हुआ नहीं, उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये खबर बहुत बड़ी, दरअसल अगले महीने कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली थी और ये बहुत बड़ा आयोजन है। कई राज्यों से जो कांवड़िए हैं वो हरिद्वार पहुंचते हैं या गंगोत्री तक जाते हैं और वो उसके बाद जल लेकर वो शिवालय में चढ़ाते हैं और ये परंपरा चली आ रही है और इसी परंपरा को इसी बरसात के मौसम में वो हर बार आगे बढ़ाते हैं। और विनोद कुमार एक बार फिर से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। विनोद, पहले तो जो कुछ जानकारी आपके पास है, जो कुछ अपडेट आपके पास है, वो आप सबसे पहले दर्शकों को दें। जी देखिए, ये समय वो था कि कांवड़ यात्रा को लेकर तमाम सरकार की ओर से प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से बड़ी तैयारी होती थी। इंटर स्टेट बैठकें होती थी जिसमें कई राज्यों के पुलिस अधिकारी यहाँ पर शामिल होते थे। लेकिन अब पूरी तरह से कोरोना संकट काल अब उत्तराखंड में बना हुआ है, जिसके चलते चार धाम यात्रा तो प्रभावित हुई ही है। साथ ही साथ जो आगामी 6 जुलाई से कांवड़ यात्रा उत्तराखंड से शुरू होने वाली थी, उस पर पूर्ण रूप से अब सरकार प्रतिबंध करने वाली है। पुलिस अफसरों का भी मानना है कि ये निर्धारित कर दिया गया है कि जो कांवड़ यात्रा है अब वो नहीं होगी उत्तराखंड में, क्योंकि यानी कि बड़ी खबर आप दे रहे हैं कि यात्रा नहीं होगी। विनोद, ये निर्णय किसने लिया है? ये राज्य सरकार का निर्णय है या सभी राज्यों के साथ संवाद करके, उत्तर प्रदेश या हरियाणा से संवाद करके ये निर्णय पर आए हैं कि इस बार नहीं करेंगे? जी देखिए, ये बात अब हमने थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी पूछे थे कि क्योंकि आगामी 6 जुलाई एक वो नजदीकी समय है, उससे ठीक 1 महीने पहले तैयारियां रहती थी कांवड़ यात्रा को लेकर। अभी मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि हमने जो भी सहयोगी प्रदेश है, यानी जो उत्तर प्रदेश है, हिमाचल है, माफ कीजिएगा हरियाणा है, उनके मुख्यमंत्रियों से बात की है और आज जो निर्णय होगा वो साफ निकलकर सामने आने में देर लगेगी। लेकिन इतना जरूर है कि जो तैयारी होती थी कांवड़ यात्रा की, तो उसको पूर्ण रूप से सरकार की ओर से अंदेशा जताया जा रहा है कि वो उस पर अब उत्तराखंड में प्रतिबंध कर दिया जाएगा। लिहाजा पुलिस अफसरों के भी अगर बात करें तो पुलिस अफसरों ने भी ये साफ तौर पर कह दिया है कि वो पूर्व से ही राज्य सरकार ने निर्धारित कर दिया है कि अब उत्तराखंड में कोई भी कांवड़ यात्रा। ठीक है विनोद, बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर। आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। कांवड़ यात्रा 6 जुलाई से शुरू होनी थी, लेकिन कांवड़ यात्रा नहीं हो गई, नहीं होगी कांवड़ यात्रा, ये बहुत बड़ी खबर मिल रही है। और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से भी बताया जा रहा है कि बातचीत की गई है प्रदेश सरकार की तरफ से। ये निर्णय लिया गया, निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि कोरोना का खतरा लगातार है, कोरोना के केसेस उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे हैं और चारधाम यात्रा भी कोरोना की वजह से आम लोगों के लिए नहीं शुरू हो पाए। और यही वजह है कि कोरोना के खतरे के मद्देनजर ये बड़ा निर्णय लिया गया है, ये बड़ा निर्णय लिया गया है कि कांवड़ यात्रा इस बार नहीं होगी। लाखों की संख्या में कांवड़िए पहुंचते थे, हरिद्वार पहुंचते थे, कुछ लोग और ऊपर गंगोत्री तक पहुंचते थे, लेकिन इस बार कांवड़ यात्रा नहीं होगी। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए उत्तराखंड प्राइम।